Good morning, everyone. Our today's topic of discussion is energetics of hybridization. सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ है? हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे स्टडी किया था? द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वेटेड एवरेज ऑफ द एनर्जीज ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोग मिक्स करोगे उनका रिजल्टिंग क्या होगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और वो उतने ही सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप क्या करोगे, मिक्स करोगे. और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप चूज़ कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म करने के लिए, उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर रहे हो, 2s और 2p का आपने सपोज करो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्टडी करना है, तो आप किसी भी केस में हाइब्रिडाइज सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप कैसे क्रिएट करोगे कि इनके एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए. और जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको जो सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो कितने इक्विवेलेंट होंगे. जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो इनका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसकी शेप कैसी होगी, समवट लाइक दिस. यहाँ पर ये सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है. और जब आप हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म करोगे, जैसे आपका सिंगल जैसे s ऑर्बिटल है या सिंगल p ऑर्बिटल है, जब आपकी लो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करेगी तब उसका डायरेक्शनल करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इसी वजह से हमारे जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना, क्योंकि जब वो हम हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म करेंगे तो उनका जो एवरेज एनर्जी होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और सेट ऑफ जो ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, उनका डायरेक्शनल करेक्टर क्या होगा, डायरेक्शनल करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर डायरेक्शनल करेक्टर इंक्रीज हो गया तो उनका जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग एक्सटेंट है, जो हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म करना पड़ता है जब भी हम एटम से मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट करते हैं. तो एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमें बताएगी कि कौन से मॉलिक्यूल जब जनरेट होते हैं या जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म करते हो, किन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज होने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, कौन से सेट ऑफ ऑर्बिटल्स खुद ब खुद विदाउट नीड ऑफ एनी नीड ऑफ प्रमोशनल एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करेंगे. तो इस एग्जांपल को आप कैसे समझोगे, सबसे पहले हमने कौन सा केस स्टडी किया है, कार्बन का. फॉर एग्जांपल हमने CH4 का मॉलिक्यूल डिज़ाइन करना है, लेकिन हमने सबसे पहले हमने कैसे स्टडी किया था वेसेपर में कि हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड ही हम वो सेंट्रल और जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करते हैं. दैट मीन्स हाइड्रोजन तो एज सच बाद में सराउंडिंग एटम की तरह है. तो हमने बेसिक चेंजेस किस में आएंगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में. तो हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है, 1s2 2s2 2p2. तो अभी यहाँ पर कैसे करोगे, अभी हमने पहले ऐसे ड्रॉ करके देखा, हमारे पास कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से बन रही है कार्बन की, 2s2 2p2. अभी अगर हमने CH4 का मॉलिक्यूल डिज़ाइन करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, PS का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड करके P में भेजना पड़ेगा. तो इसका मतलब हमारे S में जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हैं उन्हें आप क्या प्रोवाइड करोगे, प्रमोशनल एनर्जी. प्रमोशन एनर्जी से क्या होगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए. अब क्या होगा, अब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या है, ऑलरेडी कम है. तो इसका मतलब ये क्या इंट्रैक्शन शो करेगा कि अगर ये चारों मिक्स हो जाएं तो इनका सेट ऑफ ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइज्ड बन जाएगा. राइट, अभी ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है. इस वजह से अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना इस स्टेज पर परफॉर्म करोगे तो आपको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा. दैट मीन्स हमारे सेट ऑफ ऑर्बिटल जो हमारे sp3 में है वो डायरेक्टली sp3 में विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी sp3 शो कर देंगे. सिमिलर केस हमने क्या स्टडी किया, फॉस्फोरस का. फॉर एग्जांपल आप फॉस्फोरस में क्या बनाना चाह रहे हो, PCl3 बनाना चाह रहे हो. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3s2 3p2.
3। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी 3 PCl3 को डिज़ाइन करने के लिए हमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारा सेंट्रल एटम पहले हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करेगा तभी हम PCl3 डिज़ाइन करेंगे। इसका मतलब अभी हमारा जो S है वो P के साथ कोई एफिनिटी शो नहीं करता, क्योंकि पिछली बार क्या केस था कि S हमारा क्या था, ये भी अनपेयर्ड था और ये भी अनपेयर्ड थे। तो ये इंटरेस्टेड था कि जो फिनोमिना ये शो कर रहे हैं तो वो इनके साथ हो गया। तो अभी तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी sp3 का हाइब्रिडाइजेशन तो सिमिलर केस में क्या है, अभी हमारे sp3 इसका केस भी वैसे ही है। अभी S हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या PCl3 का मॉलिक्यूल डायरेक्टली जनरेट हो सकता है? यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक एक Cl इसके साथ बॉन्ड बनाकर PCl3 बन सकता है। लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो क्यों करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आप अगर सिर्फ S के साथ ही सराउंडिंग एटम अटैच करो या सिर्फ p ऑर्बिटल के साथ ही सराउंडिंग एटम अटैच करो विदाउट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका स्टेबिलिटी, उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमारी नीड है, क्योंकि जब अगर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म होगा उसके बाद आप सराउंडिंग एटम अटैच करोगे तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी ये कोई एफिनिटी शो नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर अप है और इसकी बॉन्डिंग Cl के साथ होने नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट इसका एनर्जी थोड़ा सा राइज कर जाए और ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करे लाइक sp3। तो अभी यही लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है कि पहले वाले केस में CH4 के केस में क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन इफ एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। तो अभी यहाँ पर कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा, कोई भी आपको एनर्जी रिक्वायर नहीं है जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करना चाहोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ एटम हैज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन देन एनर्जी इज चेंज ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड वी नीड एनर्जी अबाउट 600 किलोजूल पर मोल। तो अगर अभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करना है तो आपको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, राउंड अबाउट PCl3 के केस में हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ता है, 600 किलोजूल पर मोल इन ऑर्डर टू शो द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का पहला पॉइंट क्या हो गया, ये हमें बताएगा कौन सी स्पीशीज़ को हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना शो करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, कौन से फिनोमिना के जो आप हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कर रहे हो उनके लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, energetics of hybridization is important in determining the structure of molecule because it is responsible for tendency of lone pair to occupy spherical non-stereochemical active site of s orbital rather than stereochemical active hybrid orbital। तो इस पॉइंट में क्या है कि एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा। क्योंकि देखो अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने PCl3 का ही केस ले रही हूँ दोबारा से। अभी यहाँ पर हमारा एक अनपेयर्ड एक लोन पेयर है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमें पता है कि सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होनी है, हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलने हैं। तो अभी हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास sp3 सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए तो अभी क्या है, इन चारों का बिहेवियर क्या हो गया, सेम हो गया। अभी चारों पे आप सराउंडिंग एटम जैसे मर्जी अटैच कर सकते हो, लेकिन ये एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही हमें बताएगा कि वही स्ट्रक्चर हमारी वसेपर में रेलिवेंट होगी जिसमें लोन पेयर किस पोजीशन पर शो करोगे। नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म हो रहा है, लेकिन स्टिल आप लोन पेयर को कहीं पे भी शो नहीं कर सकते। जैसे हमने जब भी डायग्राम स्टडी किए हैं कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि लोन पेयर हमारा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, हमारा लोन पेयर p ऑर्बिटल में पड़ा हो। तो इसका मतलब एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि हमारा लोन पेयर की पोजीशनिंग कैसे होगी, लोन पेयर हमारा कैसे है। जब भी हम वसेपर डिस्कस करते थे तब हम क्या बोलते थे कि हमारा लोन पेयर क्या होगा,
एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होगा। तो इसी का मतलब क्या है, वो हमने फिनोमिना किसने दिया, एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने। नो डाउट कि आप हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म करोगे, लेकिन आपका लोन पेयर वही पोजीशन प्रेफर करेगा जो नॉन स्टीरियो केमिकल एक्टिव साइट है। नॉन स्टीरियो केमिकल एक्टिव साइट का मतलब होता है रजे, जैसे आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स शायद पढ़े हों। ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपके टीचर्स क्या बोलते थे कि जैसे आपके जो हाथ होते हैं, आप उसे मिरर के सामने रखोगे और आप उनका सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगी। तो ऐसी सारी स्पीशीज़ जिनका मिरर इमेज आप ड्रॉ करो और वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, या उन सिंपल सी बात है, अगर ऑप्टिकल आइसोमर को याद रखना हो कि आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा अगर उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले आपको। फॉर एग्जांपल अभी हम स्टीरियो केमिकल और नॉन स्टीरियो केमिकल एक्टिव कैसे समझोगे, तो यहाँ पर देखो हमारा जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और हमारा पी ऑर्बिटल क्या है, ऐसे लोब्स में होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये फेज है कि हमारा जो वेव है वो किस, पहले क्रस्ट होगा फिर ट्रफ होगा, पहले क्रस्ट होगा फिर ट्रफ होगा, तो इस वे में है। तो यहाँ पर अभी देखो हमारा स्फेरिकल सिमेट्रिकल एस ऑर्बिटल है, तो आप अभी कहीं से भी प्लेन ड्रॉ करोगे आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आपका एस ऑर्बिटल आप कहीं से भी प्लेन ड्रॉ करो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टीरियो केमिकल एक्टिव। तो हमारा जो लोन पेयर है वो ऐसी साइट ही प्रेफर करता है जहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी ना हो, या जिन्हें हम ए कायरल बोलते हैं, वैसा कुछ। अभी यहाँ पर देखो जब भी आप ये प्लेन ड्रॉ करोगे तो यहाँ देखो ये मॉलिक्यूल अलग फेज़ का है और ये आधी लोब अलग फेज़ की है, तो दैट मीन्स आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि आपने कहाँ पर प्लेन ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब हमारा जो लोन पेयर है वो कैसी साइट प्रेफर करेगा, जहाँ पर नॉन स्टीरियो केमिकल एक्टिव साइट्स हों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपके एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना में बताता है कि मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट वही अरेंजमेंट होगी जहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, और अगर आपके सिस्टम के पास लोन पेयर हैं तो वो कहाँ पर हो, एस ऑर्बिटल। मतलब आपके माइंड में ये कभी नहीं आना चाहिए कि आपका लोन पेयर यहाँ पर भी हो सकता था, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। इसका मतलब चारों ऑर्बिटल्स क्या हैं, सेम एनर्जी के हैं, सिमिलर एनर्जी के हैं। इसका मतलब आप कहीं पे भी अपना लोन पेयर प्लेस कर सकते हो। ये रॉन्ग है, क्योंकि हम एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला कि हमारी वही मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होगी जिसमें अगर आपके पास लोन पेयर है वो हमारे एस ऑर्बिटल में होना चाहिए, और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पी ऑर्बिटल में होने चाहिए फॉर द बॉन्डिंग पर्पसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर द फर्दर हाइब्रिडाइजेशन sp lobes more effectively than unhybridized s और p lobes diffuse d orbitals, more the increased overlap more stronger is the bonding। तो इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना। अगर सोचो कि आपने हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म ही नहीं करनी, लाइक एस, जैसे आपके ऑर्बिटल्स हैं आपने एज सच अपने सराउंडिंग एटम वैसे अटैच कर देने। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अकेले एस के साथ अटैच करोगे तो आपके एटम के बॉन्डिंग का एक्सटेंट कुछ और होगा। यहाँ पर अकेले पी के साथ अटैच करोगे तो आपको फेज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने पॉजिटिव वाला अटैच किया तो यहाँ पर आपको नेगेटिव वाला अटैच करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शो द बॉन्डिंग। और यहाँ पर अगर आपने पॉजिटिव शो किया तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव फेज़ वाला सराउंडिंग एटम लगाना पड़ेगा जिसका फेज़ पॉजिटिव हो। लेकिन अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि एस और पी दोनों का करैक्टर इसमें आ जाता है। इसका मतलब हमारी लोब्स क्या होगी, थोड़ी सी फ्लफ़ी हो गई। इसका मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो भी क्या, अनइवनली। यहाँ पर हमारे पास अगर हम एक ही sp लोब ड्रॉ करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर p के कंपैरिजन देखो, यहाँ पर p भी पॉजिटिव फेज़ भी इक्वल था और नेगेटिव फेज़ भी इक्वल था। लेकिन यहाँ पर जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना होगा तो आपको लोब्स कुछ इस तरह से मिलेंगे।
इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉजिटिव की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा सराउंडिंग एटम इस फेज को प्रेफर करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप सराउंडिंग एटम को शो करोगे उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, फेज बराबर थी। अगर आप सराउंडिंग एटम सपोज करो आप पॉजिटिव फेज का अटैच करते तो यहाँ पर इसका जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग एक्सटेंट है वो कम है, क्योंकि लोब का साइज़ क्या है, छोटा है ना कंपैरेटिवली। अगर आप एस को एस सच अटैच करते तो उसका इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता। दैट मीन्स फिर अगर आप मॉलिक्यूल को इमेजिन करो तो अगर एस के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता, और अगर जो पी के साथ बनाता उसका कंपैरेटिवली एस के कंपैरिजन में बॉन्ड वीक होता। लेकिन अगर एक बार आपने हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना परफॉर्म कर दिया तो आपकी सारी लोब्स में क्या हो जाएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। इसका मतलब आपका जो सराउंडिंग एटम है वो वहीं से अटैच होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। सारे लोब्स आपके पास इक्वल स्पेस के आ जाएंगे। इसका मतलब आपका सराउंडिंग एटम का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा या ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए हमारी बॉन्ड्स क्या होती हैं, मेजॉरिटी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती हैं, सेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो सिमिलर सी एग्जांपल्स हैं, जैसे SnCl2 में है, यहाँ पर भी आप देखो, अगर आपको इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाना है दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्साइटेशन एनर्जी, और आप जिसे बोल रहे हो प्रमोशनल एनर्जी, सो दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म द फिनोमिना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अभी पहले हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पेयर अप है, ये तो इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना ऐसे शो नहीं करेंगे विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। तो इन्हें एक्साइट करेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है फिर वो इस तरह से आ जाएगी। ये हमारी वेसेपर का पार्ट था, सिर्फ एग्जांपल्स ऐसे कंसीडर किए हैं। जैसे अमोनिया का सिमिलर वे फिनोमिना है ऐसे ही कि एस पेयर अप है, वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करना चाहता, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी इन ऑर्डर टू मेक देम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जब आप हाइब्रिडाइजेशन शो कर दोगे तो वो कैसा होगा, लोन पेयर को आप एस की तरफ शो करोगे और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पी की तरफ शो करोगे, सो दैट यू गेट दी स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ वेसेपर। अकॉर्डिंग टू वेसेपर आप उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाओ। तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये मॉलिक्यूल, और ये इसकी जो ज्योमेट्री है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर यहाँ पर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, और हमारा जो शेप है इस मॉलिक्यूल का वो क्या है, पिरामिडल, और हमारा बॉन्ड एंगल क्या है 109 से रिड्यूस होके क्या हो गया है 107.5 डिग्री। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।